क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन, वो हमारा जो 10 चैप्टर जो एक बार में हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। जो हम 10 चैप्टर्स रिवाइज करेंगे वेरी क्विकली, बहुत ही जल्दी से याद इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर का नाम है खेल कार्यक्रम का प्रबंधन, खेलों में बच्चों का तथा महिलाएं, जीवन शैली, असंबद्ध रोगों के निर्माण हेतु योग, शारीरिक शिक्षा का खेल, और ऐसे करके हमारा जो 10 चैप्टर है इसको अंतिम तक पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो 10 चैप्टर है इसको जल्दी से समराइज करेंगे, इसको मतलब इस समरी को हम जल्दी से इसको पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। खेल कार्यक्रमों का प्रबंधन, चैप्टर फर्स्ट। तो हम जो मेन टॉपिक है इसको ही बस पढ़ेंगे, योजना, निर्देशन, संगठन, नियुक्तिकरण और नियंत्रण। तो ये हमारा खेल प्रबंधन कार्यक्रम का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका ये की पॉइंट है, इसको हम मेन रूप से पढ़ेंगे, मतलब इसको मुख्यतः पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, इसको ये हमारा मेन पॉइंट होगा इसको रिवाइज करने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसको आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, और शुरू करते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है, योजना। तो समझेंगे हम सबसे पहले कि योजना किसे कहते हैं, योजना का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले योजना एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है जो किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या बनाई जाती है या अपनाई जाती है, ठीक है। योजना एक ऐसी पूर्व निर्धारित प्रक्रिया होती है जो किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई या अपनाई जाती है। योजना की प्रक्रिया यानी लक्ष्य निर्धारित करना, यानी कि योजना विकसित करना, यानी कि योजना को लागू करना, ठीक है जी। तो ये हमारा ये मुख्य रूप से 3 रूप हो सकते हैं। योजना खेल कार्यक्रम प्रबंधन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की सफलता, यानी कि योजना की सफलता या उसकी विफलता का जो मुख्य रूप से उसके प्रभावकारी नियोजन है, यानी कि क्रियान्वयन, क्या लिखा है, यानी कि ये मतलब एक ऐसा मतलब खेल है जो कि आप क्या करेंगे, क्रियान्वयन और योजना के क्रियान्वयन मतलब को निर्धारित करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं संगठन की ओर। तो संगठन का क्या मतलब होता है, संगठन से आप क्या समझते हैं। तो संगठन का तात्पर्य उस प्रक्रिया से जिस द्वारा कार्यक्रम संबंधित कार्यों को प्रभाषित एवं वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें विभिन्न समितियों या व्यक्तियों को सौंपकर उनके अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण किया जाता है। यानी कि क्या कहने होता है, योजना का तात्पर्य है कि जो कार्यक्रम संबंधित कार्य जो क्या है वर्ग, उसको बांट दिया जाए अलग अलग व्यक्ति समूहों में, यानी कि कार्य को अलग अलग समितियों में या व्यक्तियों को सौंप दिया जाए, वर्गीकृत कर दिया जाए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, संगठन बोलते हैं। मुख्य रूप से इसको हम बोलते हैं संगठन, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। खेल संबंधी कार्यक्रम की संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों। तो आप समझ गए होंगे। तो हमारा जो पॉइंट है अब शुरू करेंगे इसको। तो संगठन जो है हमारे, इसको हम क्या करते हैं कि इसको कार्यक्रम जो संगठन है इसको कई कार्यों के लिए बांटा जाता है। जैसे पहला हमारा कार्य की पहचान करना और उसको छोटे कार्यों में विभाजित करना। दूसरा हमारा पॉइंट होगा कि विभिन्न समितियों को क्या करना, निर्धारित करना। खेल कार्य की पहचान करना और उनका छोटे कार्यों में विभाजन करना, विभिन्न समितियों का निर्धारित करना, यानी समितियों यानी संगठन, अलग अलग जो संगठन होंगे उनको निर्धारित करने के लिए यहाँ बात हो रहा है, ठीक है जी। अब सभी समितियों को उनके संबंधित कार्य सौंपना, यानी कि जो समितियाँ हैं जो अलग अलग जो कार्य दिया गया उनको सौंपना, कार्य के लिए सौंपना, यानी जो संगठन है जो कार्य करना है उनको
जो अलग अलग विभाजित किया गया उनको उस कार्य के लिए सौंपना, उनको वर्गीकरण में जो सौंपना है उसको यहाँ पे कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे लिखा है कि विभिन्न समितियों के बीच सूचना का आदान प्रदान स्थापित करना, यानी कि एक बीच में कोऑर्डिनेशन कायम करना। अब आगे बढ़ते हैं। नियुक्तिकरण किसे कहते हैं? तो नियुक्तिकरण क्या होता है, अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा। यहाँ पे नियुक्तिकरण का मतलब होता है किसी को मतलब किसी को क्या करना, किसी पद पे वो स्थापित करना, यानी कार्य के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना। ये साधारण भाषा में बोलेंगे इसको नियुक्तिकरण। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा मतलब मान एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई स्किल है, तो जैसे कंप्यूटर कोडिंग हमें आता है तो हम क्या करेंगे, तो हम जॉब के लिए क्या करें, अप्लाई करेंगे। हमें जब नियुक्त होंगे तो मतलब किसी चयन, मतलब हमारा चयन होगा ना, उसको नियुक्तिकरण बोलेंगे। अब खेल संबंधी कार्यक्रम में नियुक्तिकरण की प्रक्रिया क्या होता है? मानवीय संसाधन संबंधी आवश्यकताओं का आकलन, विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त अधिकारियों कर्मचारियों का चयन वो एवं भर्ती। जैसे कि अभी मैंने पोस्ट बताया ना कोडिंग का, या अन्य किसी जैसे कि हमारा जिसमें हमारा बेस्ट हो। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा चयन अधिकारी कर्मचारियों का परीक्षण और नियुक्ति यानी कि चयन अधिकारियों कार्यक्रमों का परीक्षण और एवं नियुक्ति। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया नियुक्तिकरण का, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। निर्देशन। निर्देशन का मतलब क्या होता है? मानवीय संसाधन को उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जरूरी दिशा निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना तथा उन्हें निरंतर रूप से प्रेरित करने की प्रक्रिया को निर्देशन कहते हैं। यानी कि आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या कहेगा, यानी कि मानवीय संसाधन के उद्देश्यों को मतलब प्राप्ति के लिए निर्देशित करना। और यहाँ पे खेल संबंधी कार्यक्रम निर्देशन के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य ये हो सकते हैं, जैसे कि हमारा पहला अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का पर्यावरण पर्यवेक्षण, यहाँ पे यानी सुपरविजन ऑफ सब ऑर्डिनेट्स, अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों का दिशा निर्देश। ऐसे ही तीसरा हमारा अपने अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों का नेतृत्व करना और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करना, यानी कि मोटिवेशन। तो ये हमारे नियंत्रण के कुछ बिंदु थे और नियंत्रण का मतलब था, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ नियंत्रण यानी कि तात्पर्य इसका यह होता है कि द्वारा किए जाने पूर्व निर्धारित योजना का अनुरूप किया जाता है। नियंत्रण का मतलब ये होता है कि जिसके द्वारा कार्यों को पूर्व निर्धारित योजना के लिए अनुरूप किया जाता है, यानी कि इसकी कुछ नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले कार्य है। मानव का निर्धारण यानी सीटिंग स्टैंडर्ड, वास्तविक सफलता, दूसरा हमारा वास्तविक सफलता का मापन तथा प्रभावों से तुलना, तीसरा अपेक्षा के अनुरूप सफलता न मिलने पर संभावित कारकों का विश्लेषण, और आगे हमारा ऐसी आवश्यकता अनुरूप यानी कि जो हमारा यहाँ पे तीसरे में अपेक्षा जो है एनालिसिस, मतलब अपेक्षा यानी कि विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस, ठीक है, ऑफ रीजन फॉर लेस सक्सेस। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब ऐसी चौथा हमारा ये होगा आवश्यकता अनुरूप सुधारात्मक उपाय एवं कार्यवाही करना, टेकिंग कोऑर्डिनेशंस। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार विभिन्न समितियां व उनके जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व पहले, दौरान व बाद में, इसको हम देखेंगे। यानी कि जो हमारा समितियां उनकी जिम्मेदारियां जो होती हैं, जो पहले होती हैं, उसके बीच में होती हैं, उसके बाद में जो होती हैं। जैसे क्रिकेट होता है, उसमें क्या होता है, जो क्रिकेटर्स को लाना होता है, फिर वहाँ खाना, उनको स्टेडियम से घर वहाँ पे रूम पे ले जाना होता है, फिर वहाँ मैच होता है, फिर वो वहाँ से घर उनको छोड़ना होता है, अपने देशों में जाना होता है उनको। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। जैसे कि प्रशासनिक निवेशन कार्यवाही और यहाँ पे आयोजन समिति। अब यहाँ पे देखिए प्रचार समिति, स्वागत समिति और यहाँ पे सजावट व समारोह समिति। इसी प्रकार ये वाला तो आप ये जानते होंगे क्रिकेट में। और यातायात समिति, आवास तथा खान पान समिति, और ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टूर्नामेंट समिति आखिरी में है।
तो ये हमारा आयोजन समिति के कुछ प्रकार हैं। अब आते हैं, देखते हैं प्रतियोगिता से पूर्व जो हमारा जो समिति का जो कार्य होता है और उसके बाद जो होता है दौरान और उसके बाद, यानी कि पूर्व यानी कि पहले, यानी कि आयोजन समिति, पुरस्कार समिति, कार्यक्रय समिति, आवास, खान पान, सजावट समारोह, ये हमारा प्रतियोगिता से पूर्व। अब देखते हैं आयोजन समिति यानी कि दौरान होता है, कार्य समिति, परिवहन समिति, और यहाँ पे इस प्रकार भोजन आवास समिति, ये सब हमारा दौरान। ये हमारा प्रचार समिति, वित्तीय समिति और परिवहन समिति, भोजन समिति, अवकाश समिति, अधिकारियों के लिए समिति, ये हमारा प्रतियोगिता के बाद वाला जो समिति होती है, ये सब का नाम है लिस्ट में। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा ध्यान से, एक बार आप देख लीजिए ध्यान से इसको पहुँच करके। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे प्रतियोगिता से पूर्व, प्रतियोगिता के बाद, प्रतियोगिता के मध्य और उसके बाद। अब देखते हैं चैप्टर 2, खेल में बच्चों का जो होता है उनमें जो आसन संबंधी जो प्रक्रिया है, इसको हम देखेंगे माइंड मैप में। ये यहाँ पे देखिए सजावट, सपाट चपटे पैर, घुटने का टकराना, धनुषाकार टांगे, ये देखिए या हम इसको ऐसी प्रकार से पढ़ेंगे जैसे कि लाइन से यहाँ सजावट, सपाट यानी कि फ्लैट फुट या घुटने टेकना, ऐसे गोल, ऐसे हम सर्कल में इसको पढ़ेंगे। देखिए मैं ऐसे ड्राइंग बना कर बता देता हूँ। ये पैर है, घुटने का जो होता है ना वो टकरा जाता है, नी फुट, और यहाँ पे धनुषाकार टांगे यानी कि बोलेग्स, इस प्रकार से यहाँ पे गिल झुके हुए कंधे, यहाँ पे आगे की ओर कुबड़, या उसके बाद से हम पढ़ेंगे इसको पीछे की ओर कुबड़, उसके बाद से हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या नाम है, स्कूल, यहाँ पे स्कोलियोसिस। ठीक है जी। अब पढ़ेंगे विशेष परिस्थितियों, विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य, यानी कि युवा लड़की का प्रथम मासिक धर्म, और यहाँ पे जो प्रथम रजो धर्म, महिला में मासिक धर्म यानी कि मासिक धर्म में स्थिरता, आप इंग्लिश में देख लीजिएगा। अब महिला खिलाड़ी त्रय, फीमेल एथलीट्स थ्रेड, महिला एथलीट्स थ्रेड एक लक्षण समूह है जिसमें रक्तहीनता, अस्थि सुश्रिता तथा ऋतुरोध उपरोक्त होते हैं। वास्तव में यह आपस में संबंधित 3 दशाओं तत्व पर एक लक्षण समूह होता है। ये इसको देखिएगा, उपस्थित सुगुणता, अस्थि सुश्रिता यानी कि इसका मतलब होता है अस्थि संबंधी विचार, जिसमें अस्थि का घनत्व कम हो जाता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ऋतुरोध यानी कि मासिक धर्म चक्र में अधिनियमता, जिसमें 3 या अधिक महीने तक मासिक धर्म उपस्थित होना होता है उससे। आगे हम पढ़ेंगे भोजन से संबंधित विकार, ईटिंग डिसऑर्डर्स, जब व्यक्ति सामान्य अधिक या कम मात्रा में भोजन करने लगे तो उसका संबंधित जो विकार होता है, भोजन संबंधी विकार कहते हैं उसको। संबंधी का मतलब होता है कि उससे मतलब मिलता जुलता, ये एक प्रकार का क्या है, डिसऑर्डर है, भोजन का संबंधी विकार है। इसके लिए हमारे एनोरेक्सिया, न्यूसा और बुलिमिया, अति क्षुधा। चैप्टर 3 में पढ़ते हैं जीवन शैली संबंधित रोगों के निवारण हेतु योग। अब देखते हैं चैप्टर हमारा हो गया 3, जीवन शैली संबंधी रोगों के निवारण हेतु योग। मुख्य बिंदु मोटापा, ताड़ासन, कटी चक्रासन, यहाँ पे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट, मधुमेह, अस्थमा और उच्च रक्तचाप। जैसे मोटापा के लिए ये है, मैं अभी बताया था, मधुमेह के लिए कटी चक्र और अन्यस्त के ताड़ासन। अब इसको हम ध्यान से थोड़ा एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ने से हम वो क्लियर हो जाएगा। मोटापा जो सभी के लिए जो मतलब मोटापा, जिसका मोटा होता है पेट, उसके लिए आप बोल रहा है या उसको बोल रहा है जो जिसकी वसा, जो उसका अंदर का जो खान पान में जो उसका पेट होता है, उसका वसा होता है ना, वो फैलता है, फैट बढ़ जाता है,
उसके जीवन शैली पे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। तो ये मुख्य बिंदु है जो आपको याद रखना चाहिए। इसी प्रकार इसमें दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि वह दशा जब व्यक्ति का भार आदर्श भार से 20 या उससे अधिक हो, वो मोटापा कहलाता है। तो मोटापा का एक अच्छा वो क्या है, वो है उदाहरण है हमारे खान पान की गलत आदतें तथा पाचन प्रणाली का बिगड़ना। और यहाँ पे बराबर खाना, कबाड़ वाला खाना खाना, मनोवैज्ञानिक घटक, दवाइयाँ और अन्य प्रकार के यहाँ पे ई थे, जैसे कि मीठापे के कारण हो सकता है मधुमेह, अतिरिक्त दबाव, कैंसर, गठिया रोगों का विकार हो जाते हैं, या मोटापे के लिए अन्य अत्यधिक भोजन, परिश्रम रहित जीवन, थायराइड, यहाँ पे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। तो इसको आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं एक मिनट रुकता हूँ कैसे। तो मोटापे का ये नियंत्रण करने के लिए योग जो है ये आप देख लीजिए, ताड़ासन, पद्मासन, जो भी है ये आप देख लीजिए, ठीक है। सूर्य भेदन प्राणायाम, ये सभी नाम को अभी हम जो नियंत्रण है इसका वो अभी देखेंगे। जैसे कि मधुमेह आसन, मधुमेह आसन में क्या होता है, आमतौर पर चयापचयी विचार यानी कि मेटाबॉलिक के रूप में जाना जाता है, और जिसमें रक्त में लंबे समय तक शर्करा की अधिक मात्रा पाई जाती है। मधुमेह में या तो पेक्रियाज यानी रक्त में लंबे समय तक क्या होता है, शर्करा, ठीक है। मधुमेह में क्या होता है, पेक्रियाज यानी अग्राशय, इसमें इंसुलिन नहीं बना पाता इस शरीर की कोशिकाएं, तथा इसमें इंसुलिन को ठीक से प्रक्रिया नहीं कर पाती है। तो ये मधुमेह के कारण व्यक्ति अंदर थकान, मूत्र अधिक आना, प्यास का अधिक लगना, भूख का बढ़ना जैसे अधिक लक्षण दुखदाई जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। आँखों से धुंधला दिखाई देना या खराब होना, हृदय संबंधित रोग, वजन कम होना। इसी प्रकार आरामपरस्त जीवन इस बीमारी के व्यक्ति या तो बच सकता है या नियंत्रण में रह सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी कि भुजंगासन, इसको बचाने के लिए पवन मुक्त आसन करना पड़ेगा आपको, मत्स्य दासन करना पड़ेगा। मधुमेह के लक्षण होते हैं थकान, ये दिखाई ना देना, मुर्दा खराब, ये देखिए गुर्दा खराब, ये सब चीज़ें जो वाहिकाएँ बीमारी और बार बार आपका पेशाब आना, ये सब है। अब देखते हैं इसका कारण क्या है। गतिहीन जीवन अवस्था, बीमारियां, मोटापा, भार बढ़ना, ठीक है जी। और इसके बाद से हमारा आखिरी है तनाव और चिंता। इसलिए हमारा जो मधुमेह आसन है इसमें ये कारण है। और मधुमेह को नियंत्रण करने के लिए योग, ये देखिए आप देख लीजिए इसको, ठीक है। उसमें एक पॉइंट मैं लेता हूँ, अस्थमा इंग्लिश में भी यही होता है, ठीक है। अस्थमा एक गंभीर बीमारी है जो श्वास नलियों से संबंधित है। यह श्वास नलियों से सूजन कर देती है, जिससे बहुत संवेदनशील हो जाती है और किसी भी प्रभावित करने की चीज़ से स्पर्श होते ही तीखी प्रक्रिया करती है। इस प्रक्रिया से जो नलिकाओं में क्या होता है, संकुचन होता है, तथा इसमें फेफड़ा, हवा, व्यक्ति को सांस लेना मुश्किल हो जाता है कुल मिला जुला के, ठीक है जी। खांसी का दौरा होना, दिल का धड़कन बढ़ना, ऐसे रफ्तार में बेचैनी होना, सीने में जबरन दर्द, थकावट हाथों, या यहाँ पे अस्थमा के लक्षण ये है धूल, धुआं, वायु प्रदूषण, अनुवांशिकता, परागकंप, या यहाँ पे
जो भी है ये सब आप देख लीजिएगा इस नियंत्रण के आसपास। यहाँ पे अस्थमा के नियंत्रण के कुछ योग हैं, ताड़ासन या उद्वास, जो हमारा भुजंगासन है, ये सब। अब देखते हैं आगे, चैप्टर 4 शारीरिक शिक्षा और खेल। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखते हैं पैरा फिलिप्स फिलिक्स पैरा फिक्स पैरालिफिक्स का चैप्टर का नाम है। अरे बुरा। तो इसी प्रकार आप यहाँ देख रहे थे, यह खेल हमारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आयोजित ओलंपिक खेल है। ठीक है, इसमें सर्वप्रथम पैरालिम्पिक्स 1960 में रोम में शुरू हुआ और इस खेल का खेलों का मुख्यालय जो है वो है जर्मनी, यानी वोन जर्मनी में है। ठीक है जी, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्पेशल ओलंपिक्स। स्पेशल ओलंपिक्स किसे बोलते हैं? स्पेशल ओलंपिक्स की शुरुआत 1968 यानी 1968 में शिकागो में हुआ। फिर इस विशेष ओलंपिक है जो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए जो है हमारा नहीं मतलब देश है, वो पूर्व राष्ट्रपति केनेडी की बहन केनेडी झाइमर, पता नहीं क्या नाम, शाइमर के प्रारंभिक किया गया था। और इस प्रकार ये बराबर अवसर प्रदान किया जाता है सभी लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे बौद्धिक रूप से असमर्थ या अशक्तिहीन लोगों के लिए ये गेम निरंतर करवाया जाता है टाइम के अनुसार। इसमें असमर्थ व अशक्तहीन बच्चे जो विशेष रूप से मतलब वो हैं, तो उस खिलाड़ियों के लिए ये करवाया जाता है। अपनी संभावित वृद्धि और मानव विकास के लिए उपयुक्त है। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेशल ओलंपिक भारत। यहाँ पे भारत में हो रहा लग रहा है। अब देखिए, विशेष ओलंपिक भारत में के एक आंदोलन है जो खेलों का एक उत्प्रेरक के रूप में बौद्धिक और रूप से असमर्थ चिंताओं पर मानसिक रूप से विकसित बच्चों का वस्तुओं के जीवन में बदलने के लिए प्रयोग करना। अब देखिए, इसको सन 1987 में विशेष ओलंपिक इंडिया के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है जी, 2001 में इसका नाम बदलकर विशेष ओलंपिक भारत रखा गया। ठीक है जी, ओलंपिक इंडिया था पहले, ठीक है, और बाद में पड़ा ओलंपिक भारत। इसके बाद भारत सरकार द्वारा इसके मानसिक से अशक्त और अक्षम बौद्धिक योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए खेलों में विकास के लिए राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के रूप में मान्यता दे दी है। ठीक है जी, अब देखते हैं लक्ष्य, यानी कि किसी चीज़ को करने के लिए उसका लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार इसका लक्ष्य है, इसमें मानसिक रूप से विकसित व्यक्तियों में बौद्धिक रूप से अयोग्य असमर्थ व्यक्तियों को उपयोग तथा उत्पाद नागरिकों को बनाने के लिए अवसर प्रदान करना, जिन्हें वो समाज द्वारा स्वीकार जाता है, आदर सम्मान दिया जाता है। आदर सम्मान देना, समाज द्वारा स्वीकार करना। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। स्पेशल ओलंपिक्स खेल शपथ, यानी कि ओथ लेना, यानी कि कसम खाना, जो एक पेज में हम देते हैं, बचपन से देते आ रहे हैं। जैसे कि मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर होने दो। ये हमारा ओलंपिक्स का वो शपथ है। अगला है हमारा स्पेशल ओलंपिक्स जो खेल हैं उसमें बर्लिन शहर में होगी, जो हमारा जो अभी होगा 7 से 23 जून 2023 में हुआ था, मतलब अब तो बीत गया समय। अब आगे देखते हैं, डी फिलिप्स यानी कि डी फिलिप बगीगर खिलाड़ियों के लिए आयोजित करने के लिए जाने वाले विशेष रूप से सबसे बड़ा आयोजन है।
इनका आयोजन बगियों के लिए खेलों के अंतर्गत कमेटी द्वारा किया जाता है। कीप अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा स्वीकृत है। ओलंपिक जो है खेल के लिए फेडरेशन खेल प्रचार के लिए 4 वर्ष इम्पोर्टेंट है। ये हर साल हर देश में जो इस देश के वो हैं तो 4 वर्ष में ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी दिव्यांग के लिए शारीरिक क्रिया निर्धारित करने की रणनीतियाँ, ठीक है। जो विकलांग है उनको हम क्या बोलते हैं, विकलांगों को हम विशेष बोलते हैं, ठीक है जी, विशेष आवश्यकता वाले को। जैसे कि हम इसमें पढ़ेंगे पूर्व डॉक्टरी जांच, जैसे कि हमारा जो इम्पोर्टेंट है इसको निर्धारित करने के लिए वो है पूर्व, ये कुछ बिंदु हैं, यानी कि पूर्व डॉक्टरी जांच, पूर्व अनुभव, रुचि, क्षमता और रूपांतरित उपकरण। यानी कि इसको देखिए, जो विकलांग है ये इस प्रकार से उसको हम जांचेंगे कि ये विकलांग है यानी कि दिव्यांग है, ठीक है जी। यानी कि निरंतर रूपांतरित नियम क्या बोल सकते हैं, जो अलग अलग ये सभी चीज़ें जो अभी अब आगे तक ये पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 5 खेल और पोषण। तो चलिए देख लेते हैं खेल और पोषण। हाँ, तो चैप्टर इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। असंतुलित आहार, यानी असंतुलित का मतलब होता है जो संतुलित ना हो, जो हम ऐसे ही ऐरा गैरा नतु खैरा कहीं का भी खा लेते हैं। यानी कि वह आहार जिसमें व्यक्ति की शारीरिक के लिए आवश्यकता तत्व उचित मात्रा में प्राप्त होते हैं, उसको सॉरी ये संतुलित आहार है। यानी कि वो सभी चीज़ें जो व्यक्ति के लिए पर्याप्त रूप से उस मात्रा में ले जो उसका बॉडी चाहता है, उसको संतुलित आहार बोलते हैं। और असंतुलित आहार जो मैंने पहले बताया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पानी, फाइबर और ये सब चीज़ें आप देख लीजिए, ठीक है जी। ये हमारे जो सिम्टम्स हैं, और जो हमारे काफ़ी पुराने बोर्ड में भी आया था, 2022-23 में भी पूछा हुआ था एक क्वेश्चन कि संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, कुछ उदाहरण भी चिपका दीजिए। तो यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पानी, फाइबर, विटामिन, खनिज, ये सभी उदाहरण हैं। अब बढ़ते हैं आगे। पोषण। पोषण का मतलब होता है भोजन द्वारा उपस्थित पोषण तत्वों का अध्ययन। यानी कि यह एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें भोजन को खाना, पचाना, अवशोषित करना, फिर पोषण तत्वों का उपयोग बुद्धि और विकास के लिए किया जाता है, ठीक है जी। पोषक का फिर आगे होता है पोषक तत्व क्या होता है। तो पोषक तत्व भोजन का एक घटक होता है जिसे जीवित रहने और वृद्धि यानी कि मानव विकास के लिए वृद्धि और उपयुक्त 2 प्रकार से होते हैं। यानी कि मैक्रो पोषण पहला, और दूसरा हमारा माइक्रो पोषण, ठीक है। अब मैक्रो पोषण यानी कि बृहत पोषण, यानी कि बहुत छोटा पोषण। माइक्रो यानी कि सूक्ष्म पोषण, यानी कि उससे थोड़ा सा बड़ा पोषण। अब देखते हैं आगे, यानी कि अब थोड़ा सा देखेंगे मैक्रो के बारे में, थोड़ा जांच पड़ताल कर लेते हैं, ठीक है। इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, यानी कि वो पोषण तत्व जिसमें भोजन अधिक मात्रा में होते हैं, ठीक है। और माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, यानी कि वह पोषण तत्व जिसमें अत्यंत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी कि विटामिन, खनिज। अब आगे बढ़ते हैं। मैक्रो पोषण तत्व यानी बृहत, मोइक्रो पोषण तत्व यानी कि सूक्ष्म, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, ये अधिक मात्रा में होती है, यानी कि मैक्रो, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में। यानी कि असाधारण कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये अलग अलग में डिफाइन होता है। इसी प्रकार माइक्रो पोषण तत्व यानी सूक्ष्म, यानी कि इसमें भी मैग्नीशियम, कैल्शियम, यहाँ पे क्या लिखा है, जो आप पढ़ लीजिए इसको, यहाँ पे लिखा है कैल्शियम, आयरन, फॉस्फेट, आयोडीन, ये सभी चीज़ें
कॉपर आखिरी जो है हमारा, ये सब चीज़ें हमारा जो होता है ये अल्प मात्रा में होता है। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, फिर पढ़ेंगे इसका कार्य। कार्बोहाइड्रेट एक मुख्य रूप से आहार मुख्य अंग है जो चीनी होती है अथवा उसके पदार्थ जिसमें जल पिघलन द्वारा चीनी में परिवर्तित हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट परमाणु ऑक्सीजन ये हमारा 2.4 होता है, परमाणु के अनुपात 2.4 यानी कि 2:4 होता है। आगे बढ़ते यानी कि यहाँ पर लिखा है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार यानी कि उसका टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है जी। तो 2 प्रकार होते हैं, का सकारात्मक और यहाँ पे जटिल। यानी कि ग्लूकोज यहाँ पे माल्टोज तक यहाँ पे होता है, ये घुलनशील होता है पानी में। ठीक है। स्रोत हमारा होता है रसीले फल, यहाँ पे आप देखते हैं आम और अनाज। ठीक है। अब जटिल कार्बोहाइड्रेट या पानी आम और अनाज ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। कौन? जटिल कार्बोहाइड्रेट। ये ग्लूकोज सेलुलोज प्रमुख है, यानी कि आलू, शकरकंद, यहाँ पे चुकंदर, मक्का, गेहूँ आदि। ठीक है जी। अब देखते हैं आगे इसका हमारा कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य। तो मुख्य रूप से 3 कार्य हमने लिखा है, 3 कार्य होते हैं। चलिए देखते हैं। यानी कि कार्यविधि शारीरिक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करना पहला हमारा, इतना लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन आप ज़रूर लिखिएगा। फिर ऊर्जा प्रदान करता है, फिर ग्राम कार्बोहाइड्रेट ये 4 किलो कैल्शियम ऊर्जा मिलती है। ये सब कहानी आप और आगे देखिएगा। इसको कुल मिला के यहाँ पे जो आपको ये हाईलाइट कर दिया जा रहा है, आप इसको थोड़ा देख लीजिए। आप वहाँ जहाँ तक मैं बताया वहाँ तक याद कीजिएगा। अगला हमारा प्रोटीन के अन्य कार्यों के लिए सुप्त करना, यानी कि इसका प्रोटीन का उपयोग शारीरिक ऊर्जा के लिए किया जाता है और ये मुख्य रूप से ये कार्य करता है। अब देख रहे हैं प्रोटीन का मुख्य कार्य ये कार्बोहाइड्रेट उचित मात्रा में नहीं लेते तो प्रोटीन क्या करता है, मुख्य कार्य छोड़कर इसमें शारीरिक ऊर्जा को प्रदान करने लगेगा। जो हमारा प्रोटीन है इसका मुख्य शुरुआत है, ये कार्य करने लगता है। अब आगे वसा के उपयुक्त सहायता। कार्बोहाइड्रेट वसा की पचायन में सहायता करता है और शारीरिक वसाई में सही उपयोग के लिए भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कुछ मात्रा का वसा का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए किए जाने वाले परिचय हानिकारक पदार्थ उत्पत्र, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एक शारीरिक कार्यों के लिए क्या करता है, हमें सहायता करता है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन समझते हैं। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन एक वृहत पोषण तत्व है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सभी प्रकार के सल्फर नामक तत्व होते हैं। इसमें प्रत्यक्ष रूप से रक्त में नहीं मिल पाते, अतः हमारे पाचन संस्था में अमीनो एसिड में बदल जाते हैं, जो कि 23 अमीनो एसिड होते हैं। 9 अमीनो एसिड आहार के आवश्यक उपलब्ध होने चाहिए। इस अमीनो एसिड का उपयोग शरीर के द्वारा रक्त, मांसपेशियों, नाखूनों तत्व, बालों व अतिरिक्त अंगों के निर्माण के लिए होता है प्रोटीन का काम। और यहाँ पे क्या होता है, इसमें टूटे हुए बॉडी के पार्ट्स में मरम्मत होता है। मरम्मत ये इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन के स्रोत, यानी कि यहाँ से कहाँ से प्रोटीन मिल सकता है, तो पहला होगा दूध, इसमें बनने वाले पदार्थ। ठीक है। अब दूध से बनने वाले पदार्थ तो बहुत चीज़ हो सकते हैं, जैसे कि हम क्या खाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, वो आप समझ लीजिएगा। और दूसरा हमारा मांस हुआ, अन्य मांसाहारी आहार, इसमें तो फैट बढ़ता है। और यहाँ पे अलग अलग इम्पोर्टेंट प्रोटीन के मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर निर्माण तथा वृद्धि। जैसे अभी मैंने बताया, पीछे टूटे हुए, फटे हुए, कुछ भी अंदर शारीरिक जो हमारे जो शरीर में होते हैं उसको मरम्मत करने के लिए ये प्रोटीन जो बहुत ही ज़्यादा कार्य मुख्य रूप से करती है। या बचपन में वयस्क होने
भोजन के प्रोटीन का नियुक्त रूप से होना आवश्यक है। प्रोटीन से क्या होता है, सूक्षणात्मक पदार्थ के रूप में प्रोटीन एक रासायनिक पदार्थ बनाने के लिए शरीर के मुख्य प्रक्रिया नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं। एंजाइम, हार्मोन, रासायनिक पदार्थ आदि प्रोटीन बने होते हैं। और प्रोटीन के वाहन के रूप में ये शरीर में स्थान के दूसरे स्थान तक ले जाने वाले सहायक प्रोटीन वाहक सबसे क्या होते हैं, रक्त उपस्थित प्रोटीन युक्त लाल रंग पता पदार्थ है। ये हमारा ऊर्जा प्रदान करता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेके आराम से ध्यान से पढ़िएगा। ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर आप प्रोटीन शारीरिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रोटीन का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट उचित मात्रा में नहीं मिलता, तब प्रोटीन मुख्य रूप से शारीरिक ऊर्जा को प्रदान करने के लिए कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट पे उसका जन्म मतलब उसका स्थान ले लेता है। तो इसको कुछ लिखिएगा, आप टाइपिंग करिएगा, ठीक है। वसा, अब देखते हैं वसा किसे कहते हैं। तो वसा यानी कि फैट। ये वसा का बृहत पोषण तत्व है। वसा में कार्बन, हाइड्रो, ऑक्सीजन नामक तत्व यानी कि 76.12 होता है। शरीर में अनेक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वसा हमें गर्म रखती है तथा कोमल अंगों को सुरक्षित सुरक्षा प्रदान करती है। वसा हार्मोन के उत्पादन में भी सहायता करता है। वसा के स्रोत, पादप स्रोत यानी वनस्पति तेल, मेवों, आवा, फोड़ा, फल या पशु स्रोत, मांस, मछली, अंडे, दूध से बने पदार्थ। अब आगे बढ़ते हैं। वसा के मुख्य कार्य, ऊर्जा प्रदान करना, मुख्य भूख में संतुलन, शारीरिक अंगों की रक्षा और अनिवार्य कार्य में अम्ल। वसा अम्ल तथा स्रोत, यहाँ पे अनिवार्य कार्य में अम्लों का स्रोत के रूप में कई महत्वपूर्ण कार्य करती है, जैसे कि वसा इसमें इम्पोर्टेंट था, ठीक है। सूक्ष्म पोषण तत्व, विटामिन, अब इसको पढ़ा ही नहीं है तो आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। सूक्ष्म पोषण तत्व, विटामिन, भोजन। तो भोजन के लिए क्या होता है, ये जीवन की मात्रा अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है विटामिन के लिए। यहाँ पे भोजन लेना आवश्यक है, ठीक है जी। ये ऐसा नहीं है कि भोजन नहीं किया जाएगा, इसको इम्पोर्टेंट है, इसका फ़ोटो ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, विटामिन के 2 प्रकार होते हैं, जल और ये वाला, तो यहाँ पे आप लीजिएगा। खनिज लवण, यानी आप खनिज लवण से आप समझते ही होंगे। इसमें क्या होता है कि वो होता है जैसे कि हम मैग्नीशियम पाते हैं या पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, तो वो सब, ठीक है। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ग्रीशियम, फॉस्फेट, ये सभी चीज़ें अब देखते हैं। ये चैप्टर 6, चलिए चैप्टर 6 पढ़ लेते हैं। खेलों में, आप फोटो ले लीजिए, ठीक। खेलों में प्रशिक्षण एवं मापन। इसमें क्या होता है, फिटनेस टेस्ट स्कूलों में SAI यानी कि खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट में क्या होता है, इसको आप देखेंगे 5 से 8 वर्ष के लिए। यहाँ पे शरीर भार सूचकांक BMI, यहाँ पे फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट यानी कि फ्लैट टैपिंग टेस्ट, ये सभी चीज़ें। अब 9 से 18 वर्ष की आयु से कक्षा 4 से 12 में जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये होता है कंडीशन, ये मापा जाता है। शरीर भार सूचकांक BMI, 50 MT गति प्रशिक्षण, 600 मीटर दौड़, पैदल चाल या सीट एवं रीच लचक प्रशिक्षण, शक्ति प्रशिक्षण, ये अंदर पशु अल्प लड़कों के लिए संशोधन, ठीक है। रिकली और वरिष्ठ नागरिक कुश्ती प्रशिक्षण, यहाँ पे अलग अलग रूप में मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट जो मैंने लिखा है ये सब हाईलाइट इम्पोर्टेंट है, आप इसको लगा लीजिएगा। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। चौथा में हमारा बैलिक, यहाँ पे ऊपरी भाग में लचक मापन। पाँचवा हमारा 8 फुट अल्प एड एन परीक्षण फुर्ती मापन। और छठा हमारा 6 मिनट चाल प्रशिक्षण, ठीक है जी। ये सब चाल यानी कि चलना, ठीक है जी, हाँ।
अब देखते हैं SAI इंडिया खेलो फिटनेस, जो हमारा फिटनेस टेस्ट होगा स्कूलों में। SAI भारतीय खेल प्रशिक्षण, SAI खेलो फिटनेस इंडिया विभिन्न व्यायामों और एवं प्रशिक्षणों की एक श्रृंखला शामिल है, जो कि स्कूल बच्चों के को उनके समग्र स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति के बारे में मूल्यांकन करने में मदद करती है। इसमें क्या होता है, बच्चे एक सक्रिय स्वास्थ्य के कार्य व आनंद लेने के लिए शारीरिक कौशल प्रथाओं में मूल्य अदा करते हैं। अब देखते हैं वायु 5 से 8 यानी कक्षा 1 से 3, ये क्या होता है ये आपने पहले ही बता चुका हूँ, इसको आप देख लीजिएगा, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। हमारा अगला है 9 से 8 वर्ष, जो 4 से 12 होते हैं, ये हाईलाइटेड है। ठीक है, स्कूलों में SAI खेलो इंडिया टेस्ट में हमारा जो इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा ध्यान से। देखिए मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है जी, अब इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से। इसको थोड़ा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है फिटनेस पैरों के लिए। ठीक है जी, और आगे इसी प्रकार यहाँ पे अन्य अन्य प्रकार के इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ये देखिए शरीर का सूचकांक कैसे नापा जाएगा। तो ये देखिए भार है शरीर का, तो वो ऊपर रख देंगे, फिर सूचकांक की माप जो कंडीशन है उसको मीटर में नीचे रख देंगे, तो इस प्रकार से इसको मापा जाएगा। ठीक है जी, इसी प्रकार हमारा स्कोरिंग का जो होगा इस प्रकार होगा। फिर यहाँ पे आप आगे देखते जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं जो इम्पोर्टेंट है इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, और आई होप आप समझ रहे होंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इम्पोर्टेंट है इसको याद कर लीजिएगा। जैसे कि हमारा प्रोसीजर में ये 5 पॉइंट होगा, जो दूसरा हमारा है यहाँ पे, तो मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कुल्हाड़ में रखे नज़दीक रखे हुए, यहाँ पे 60 सेकंड तक रखे हुए, और इम्पोर्टेंट है जो भी प्रतिभागी संतुलन रखा हो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे रोके रखेंगे। यहाँ पे 60 सेकंड में यहाँ पे संख्या यहाँ पे निवृत्ति के लिए काउंट होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये कंडीशंस हैं, आप इसको देख लीजिएगा, यानी कि फ्लैट टैपिंग टेप यानी कि टेस्ट यानी कि गति का संरक्षण। पहला होगा हमारा टेबल, दूसरा पानी डिस्क, तीसरा हमारा रेडिगल, और यहाँ पे स्टाइफोपाथ। यहाँ पहला पीली डिस्क को 60 सेकंड में दूरी, और यहाँ पे दूसरा दोनों डिस्कों में के बीच आयात डिस्क के या सामने आराम या गैर पारंपरिक रूप से हाथ को बरांडे के बाद टैपिंग करना। छठा हमारा 25 पूर्ण चक्र। यहाँ पे गति देखिए, गति। ठीक है, इसी प्रकार कुछ इम्पोर्टेंट और है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो 9 से 18 वर्ष के लिए बच्चे हैं, जो 4 से 12 क्लास में पढ़ेंगे। जो पहला हमारा शारीरिक भार है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है, इसको सर्कल क्या कर रहे हैं, इसको इम्पोर्टेंट ही है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 50 मिली गति यहाँ पहला होगा, एक पैर टूटने के दौरान फिर सामने स्थित। दूसरा हमारा होगा वो कमांड प्रतिभागी। अगर आपको अच्छा ना दिखाई दे रहा हो तो आप अपना क्वालिटी जो होगा वीडियो का वो बढ़ा लीजिएगा। इसी प्रकार आगे देख लीजिए। तो इसी प्रकार हमारा जो आखिरी का 2 पॉइंट है, बस ये 2 ही है। इसके बाद से हम नेक्स्ट प्रोसीजर पे परस्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। लचक, ये डिस्क और रिच। जो पहला हमारा फर्श और पैरों के सीधा करने के लिए पैरों को बॉक्स में सपाट रखें। ये हमारा प्रोसीजर है। आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, और इसके बाद से आप अपने पास से बनाकर इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है, आप 2-3 पॉइंट में लिख दीजिएगा तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 7 हमारा आ गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में भी पूछ लेता है। SAI का फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान और खेलों में चोटें, यानी कि जो हम शरीर क्रिया जो हमारा होता है उसमें क्या होता है, ये मुख्य
बिंदु है इसको पढ़ेंगे हम। शक्ति, लचीलापन, सहन क्षमता, गति, फुर्ती, पालन। अब आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला है शक्ति, फिर लचीलापन, इसको हम करके एक एक पढ़ेंगे। यानी कि शारीरिक पुष्टि के घटकों को निर्धारित करने वाले मुख्य क्रियात्मक कारक जो हैं ये इम्पोर्टेंट है। गति के बाद से हम फुर्ती पालन करेंगे। जैसे कि शक्ति, मांसपेशियों का आहार, मांसपेशियों की आवृत्ति, आकार, शरीर का वजन, मात्रिक आवेग की ये करना, तीव्रता। ठीक है, एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे अभी। फिर से हमारा शरीर का वजन जो होता है वो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। लचीलापन, उम्र, लिंग, आंतरिक आवरण, पिछली चोट, मांसपेशियों की लचक। इसी प्रकार तीसरा हमारा सहन क्षमता और चौथा हमारा गति। एक एक करके इसको अच्छे से पढ़ते हैं। पहला खेल चोट वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोमल होता है उक्त वाली की, यानी कि खुदरे शतक खिलाफ रगड़, यानी कि गुम चोट, रक्त विलासिताएँ फट जाती हैं जिसमें क्षति और भीतर एकत्रित हो जाती है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़िए आराम से। क्षति उतक में भीतर एकत्रित हो जाती है, इसको इम्पोर्टेंट है। ये गुम चोट होता है, ये अंदर चोट लग जाता है, इसको पता नहीं चलता है लेकिन बहुत ही गहरा चोट लगता है। इसके लिए एक्सरे करवाना पड़ता है। इसमें चीरा यानी कि नुकीली चीज़ से लगा हुआ कष्ट, यानी कि मोच, लिगामेंट का फटना। ठीक है, जो होता है अंदर शरीर के अंदर होता है। खिंचाव और कंडर का जो टेंडन होता है उसका फटना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कठोर यानी कि जो हड्डियाँ होती है ना, उसका जो अंदर का जो होता है उसका वो फट जाता है, लिगामेंट जो होता है वो फट जाता है।